तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आम लगता है लेकिन असल में काफ़ी जटिल है। मतलब भारत में वन्यजीव संरक्षण। हमारे सामने कुछ बेहद विस्तृत प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं और कुछ कानूनी दस्तावेज भी हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम जैव विविधता या वन्य जीवों की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है। सही बात है। ये असल में हमारे अपने अस्तित्व और पूरे इकोसिस्टम के संतुलन के बारे में है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम रटना नहीं है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि ज़मीन पर ये पूरा जो कानूनी और भौगोलिक ढांचा है वो असल में काम कैसे करता है, क्योंकि मानव अतिक्रमण और अवैध शिकार जैसी चुनौतियां तो लगातार बढ़ ही रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की बात होती है, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जंगल के कुछ टुकड़े हैं जिन्हें बस बाड़ लगाकर अलग कर दिया गया है। हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही सोचे समझे और वैज्ञानिक समाधान का हिस्सा है। ये वो सुरक्षित किले हैं जिन्हें उन प्रजातियों को बचाने के लिए बनाया गया है जिनके घर अब खत्म हो रहे हैं। तो कानूनों के उन भारी भरकम पन्नों को पलटने से पहले इन्हीं किलों के बुनियादी ढांचे की बात कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच आखिर फर्क क्या है। हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है। अगर मैं इसे एक साधारण एनोलॉजी से समझाना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान एक हाई सिक्योरिटी वीआईपी जोन की तरह है और जो अभयारण्य है वो एक गेटेड कम्युनिटी की तरह है जहाँ कुछ नियमों के साथ बाहरी लोग आ सकते हैं। अरे वाह, ये तुलना तो इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है। है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था को देखें तो वहाँ संरक्षण का फोकस सिर्फ किसी एक जानवर पर नहीं होता है। अच्छा, मतलब वहाँ सब कुछ शामिल है। एकदम सही। वहाँ पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अछूता रखा जाता है। मतलब वहाँ की मिट्टी, पानी के स्रोत, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और शीर्ष शिकारी सब कुछ संरक्षित होता है। इसीलिए वहाँ मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। कोई भी वहां जाकर लकड़ी नहीं काट सकता या अपने मवेशी नहीं चरा सकता। तो हाँ, वो वास्तव में एक हाई सिक्योरिटी वीआईपी जोन ही है। तो इसका मतलब वन्यजीव अभयारण्य में नियम थोड़े लचीले होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो अभयारण्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य किसी एक विशेष प्रजाति की रक्षा करना होता है। जैसे कोई खास पक्षी या जानवर। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अभयारण्य खास तौर पर हाथियों के लिए या किसी विशेष पक्षी के लिए बनाया गया है, तो वहां बस ये देखा जाता है कि उस विशेष प्रजाति और उसके घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। समझ गया। इसलिए वहां बहुत ही सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। जैसे स्थानीय समुदायों को वहां सूखी लकड़ी बीनने या कुछ खास चारागाहों के इस्तेमाल की छूट मिल सकती है। बस शर्त ये होती है कि मुख्य प्रजाति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पूरी तरह से बंद व्यवस्था नहीं है। अब अगर मैं यहाँ रखे आंकड़ों पर नजर डालूं तो स्लाइड्स के हिसाब से भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। बिल्कुल। जो देश के कुल भौगोलिक हिस्से का करीब 3.76% कवर करते हैं। लेकिन यार, इनका जो भौगोलिक वितरण है ना, वो बहुत ही असमान लगता है मुझे। वो कैसे? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा 97 अभयारण्य हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 49 हैं। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में हर एक में केवल 4-4 अभयारण्य हैं। ये आंकड़ा थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब पूर्वोत्तर भारत तो अपनी घनी हरियाली और जैव विविधता के लिए इतना मशहूर है, फिर वहां आधिकारिक अभयारण्य इतने कम क्यों हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है। अच्छा। हाँ, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जंगलों का प्रबंधन सीधे सरकारी नियंत्रण से नहीं होता है। वहाँ स्थानीय जनजातियों और समुदायों द्वारा जंगलों को संभाला जाता है। ओ, कम्युनिटी फॉरेस्ट्स। बिल्कुल। वहाँ सामुदायिक वन की एक बहुत ही पुरानी और मजबूत परंपरा है। स्थानीय लोग सदियों से अपने खुद के सख्त नियमों और मान्यताओं के तहत उन जंगलों को बचाते आ रहे हैं। क्या बात है। तो इसलिए वहाँ के जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा केंद्र सरकार के उस आधिकारिक अभयारण्य वाले टैग की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे बिना उस टैग के भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।
ये एक ऐसा पहलू है जो सिर्फ आंकड़े देखने से तो बिल्कुल समझ नहीं आता। खैर, आकार की बात करें तो डेटा कहता है कि गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और महाराष्ट्र का बोर सबसे छोटा है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जगह और आकार तो तय हो गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन जगहों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। मेरा मतलब है, केवल एक बोर्ड लगा देने से तो कोई भी अवैध शिकारी नहीं रुकने वाला। एकदम सही बात है, और इसीलिए एक बेहद सख्त कानूनी ढांचे की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ वही ढांचा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 9 सितंबर 1972 को ये कानून पारित हुआ था, और सच कहूं तो ये भारत में पर्यावरण संरक्षण की असली रीढ़ है। तो अब ये कानून पूरे देश में लागू है? हाँ, अब ये संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू है। इसमें 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं हैं। और इस कानून की सबसे बड़ी खूबी बताए क्या है? क्या है? ये जानवरों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर अलग अलग अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में बांटता है। हाँ, मैंने स्लाइड्स में देखा। 1972 के मूल कानून में पहले 6 अनुसूचियां थीं, लेकिन फिर 2022 के संशोधन के बाद इन्हें घटाकर 4 कर दिया गया। जी। तो क्या सूचियां कम करने से जानवरों की सुरक्षा कम नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस संशोधन ने तो पूरी व्यवस्था को ज्यादा तर्कसंगत और उपयोग में आसान बना दिया है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कई प्रजातियों की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। अब जो नई अनुसूची 1 है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस सूची में उन जीवों को रखा गया है जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है। जैसे बाघ या गैंडे? हाँ, बाघ, हाथी, गैंडे, ये सब। और अगर कोई अनुसूची 1 के जानवर का शिकार करता है तो कानून में उसके लिए सबसे कठोर दंड का प्रावधान है। मतलब समाज इन प्रजातियों को खोने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। समझ गया। लेकिन इस कानून में शब्दों की जो परिभाषाएं दी गई हैं, वो सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आप किस परिभाषा की बात कर रहे हैं? जैसे धारा 2 में प्राणी यानी एनिमल शब्द की परिभाषा। इसमें सिर्फ बाघ या हाथी जैसे बड़े जानवर ही नहीं है, इसमें पक्षी, मछली, सरीसृप और यहां तक कि उनके अंडे और बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल। और एक और शब्द है प्राणी वस्तु यानी एनिमल आर्टिकल। इसकी परिभाषा भी बहुत सख्त है। किसी भी वन्यजीव के शरीर के भाग जैसे खाल, हड्डी या सींग से बनी कोई भी वस्तु, और हाथी दांत को तो विशेष रूप से अलग ही श्रेणी में रखा गया है। हाँ, और ये व्यापक परिभाषा इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि अवैध व्यापार सिर्फ जिंदा जानवरों का थोड़े ही होता है। सही बात है। उनके शरीर के अंगों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय काला बाजार है। अगर कानून में अंडों या शरीर के अंगों को बहुत ही स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता तो जो तस्कर हैं वो आसानी से कानूनी खामियों का फायदा उठा लेते और अदालत में साफ बच निकलते। बिल्कुल। यहीं पर ना वो धारा 216 के तहत आखेट यानी शिकार की परिभाषा आती है। जी हाँ। मतलब शिकार का मतलब सिर्फ मारना या जहर देना नहीं है। इसमें जाल बिछाना, फंदा लगाना, अंडे या घोंसले नष्ट करना, ये सब शामिल है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी जिस शब्द से हुई वो है हाका लगाना। हाका लगाना। हाँ, मतलब जानवरों को डराकर जानबूझकर एक दिशा में भगाना। यार, अगर कोई सिर्फ किसी जानवर को डराकर भगा रहा है या किसी पक्षी का अंडा उठा रहा है तो तकनीकी रूप से वो शिकार कैसे हो गया? क्या ये परिभाषा कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही तो इस कानून का सबसे प्रगतिशील हिस्सा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि शिकार को सिर्फ शारीरिक मृत्यु के नजरिए से देखना एक बहुत ही संकीर्ण सोच है। एक जंगली जानवर का अस्तित्व सिर्फ उसकी सांस चलने तक सीमित नहीं होता है। उनका एक अपना प्राकृतिक व्यवहार होता है, एक प्रजनन चक्र यानी ब्रीडिंग साइकिल होती है। जब कोई किसी पक्षी के अंडे नष्ट करता है तो वो वास्तव में उस प्रजाति की अगली पीढ़ी की हत्या कर रहा होता है। ओहो, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये जो हांका लगाने वाली बात है ना, ये शिकारियों की एक बहुत ही पुरानी और क्रूर तकनीक है। ये हांका लगाना असल में काम कैसे करता है? इसमें शिकारी ढोल बजाकर, बहुत ज्यादा शोर मचाकर या आग लगाकर जानवरों को डराते हैं और उन्हें एक निश्चित दिशा में भागने पर मजबूर कर देते हैं, जहां वो पहले से जाल बिछा कर बैठे होते हैं। बिल्कुल, जहां पहले से शिकारी हथियार लेकर तैयार होते हैं। और इसके अलावा किसी भी वन्य जीव को जानबूझकर इतना डराना कि उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़े, ये उसके जीवन में बहुत भारी तनाव पैदा करता है। और अत्यधिक तनाव से जानवर प्रजनन करना बंद कर सकते हैं या यहाँ तक कि हार्ट अटैक से मर भी सकते हैं।
बाप रे। तो कानून का उद्देश्य जीव को सिर्फ गोली लगने से बचाना नहीं है, बल्कि उसे अपने प्राकृतिक आवास में बिना किसी खौफ के जीने का अधिकार देना है। यार, मानसिक नुकसान और प्राकृतिक जीवन में दखल अंदाजी को भी शिकार मानना वाकई 1972 के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल थी। लेकिन मुझे लगता है पर्यावरण संरक्षण का ये पूरा सफर कोई रातों रात तो तय नहीं हुआ होगा। ये कई दशकों की मेहनत का नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। अगर हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं, तो सबसे पहले 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया था। लेकिन उस वक्त उसका मुख्य ध्यान लकड़ी के व्यापार और वन संपदा से राजस्व कमाने पर था, जानवरों को बचाने पर नहीं। अंग्रेजों के जमाने का कानून था तो फोकस तो व्यापार पर ही होना था। बिल्कुल। फिर 1972 में हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, और इसके बाद जैसे जैसे लोगों में ये समझ विकसित हुई कि भाई जंगल केवल पेड़ों और जानवरों से नहीं चलता, इसके लिए साफ हवा और पानी भी तो चाहिए। सही बात है। तो फिर 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम और 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम लागू किए गए। और फिर 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। जी। इस अम्ब्रेला एक्ट को समझने के लिए ना मुझे एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। अच्छा, ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी कैसे काम करती है? देखिए, स्मार्टफोन में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं ना। जैसे मैसेज भेजने के लिए अलग ऐप है और तस्वीरें खींचने के लिए कोई अलग ऐप। तो जो हमारा जल अधिनियम है, वायु अधिनियम है और वन्यजीव अधिनियम है, वो भी इन अलग अलग ऐप्स की तरह ही थे जो अपना अपना विशिष्ट काम कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने, इनमें तालमेल बिठाने और पूरे पर्यावरण को एक साथ मैनेज करने के लिए एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत तो थी। हाँ, ये तो है। मान लीजिए अगर किसी कारखाने का जहरीला पानी राष्ट्रीय उद्यान में जा रहा है, तो वहां सिर्फ वन्यजीव कानून अकेले क्या करेगा? वहां तो जल कानून भी चाहिए होगा। एकदम सही। तो 1986 का अम्ब्रेला एक्ट वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि पर्यावरण का कोई भी हिस्सा, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हवा, वो अछूता ना रहे। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और इसी बड़े कानूनी ढांचे के समर्थन से भारत सरकार ने समय समय पर विशेष प्रजातियों को बचाने के लिए कई खास प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। हाँ, मैंने स्लाइड्स में प्रोजेक्ट्स की एक पूरी टाइमलाइन देखी है। जी, जैसे 1970 में प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग और प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च किए गए। फिर 1973 में वो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट टाइगर आया, जिसने भारत के संरक्षण मॉडल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। बिल्कुल। देखिए, बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर तो समझ आता है, और हाथियों को बचाने के लिए 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट भी एकदम स्पष्ट है। लेकिन ये जो 2006 में प्रोजेक्ट गिद्ध शुरू किया गया, ये क्यों? आपको अजीब लग रहा है? थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर गिद्धों को वो आकर्षण या महत्व तो मिलता नहीं है जो बाघों या हाथियों को मिलता है। और यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। देखिए, गिद्ध किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी सफाई कर्मी होते हैं। और 2000 के दशक की शुरुआत में भारत में गिद्धों की आबादी लगभग 99% तक खत्म हो गई थी। बाप रे, 99%! इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई अचानक? इसका कारण डाइक्लोफेनाक नाम की एक दर्द निवारक दवा थी। दवा? हाँ, ये दवा बीमार मवेशियों को दी जाती थी, और जब वे मवेशी मर जाते और गिद्ध उनके शवों को खाते, तो वो दवा गिद्धों की किडनी के लिए एकदम जानलेवा साबित होती थी। ओह, तो ये चेन रिएक्शन था। बिल्कुल। और गिद्धों के खत्म होने से क्या हुआ कि सड़े हुए शवों की वजह से जंगली कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, और फिर रेबीज जैसी भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया। ये तो सीधा इंसानों पर असर है। जी, इसीलिए खाद्य श्रृंखला और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए 2006 में ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ये साफ दिखाता है कि एक छोटी सी दवा कैसे पूरे इकोसिस्टम की नींव हिला सकती है। एकदम सही। खैर, इसके बाद 2009 में ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ शुरू किया गया। और इन राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ विशेष केंद्र भी तो हैं जो किसी एक खास प्रजाति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है। जैसे गुजरात का कच्छ का रण, जो जंगली गधों का मुख्य घर है, और जम्मू कश्मीर का दाचीगाम अभ्यारण्य, जो कश्मीरी हिरण या हंगुल को बचाने के लिए समर्पित है। एक और बहुत दिलचस्प नाम था कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान का, जहां भारत का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया। ये सारे केंद्र इस बात का सीधा प्रमाण है
कि संरक्षण का मतलब सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को बचाना नहीं है। सही कहा। हर एक प्रजाति की अपनी अलग भौगोलिक और जलवायु संबंधी आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें समझकर ही हम उन्हें बचा सकते हैं। और अगर इस पूरी चर्चा को अंत में एक बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो एक गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल मेरे मन में आता है। वो क्या? देखिए, आज हमने राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं पर, उनकी बाड़ों पर और कानूनों पर बहुत विस्तार से बात की। लेकिन ये सभी स्थिर सीमाएं हैं जो बस नक्शे पर खींच दी गई हैं कि भाई यहाँ जानवर रहेंगे और यहाँ इंसान रहेंगे। लेकिन आज जिस भयानक गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते हुए तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नदियां अपना प्राकृतिक रास्ता बदल रही हैं। हाँ, मौसम तो बदल ही रहा है। जंगलों का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में जानवरों का प्राकृतिक भोजन कम होता जा रहा है। तो आपका मतलब है कि इसका सीधा असर इन संरक्षित क्षेत्रों और इनकी सीमाओं पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इतिहास और विज्ञान दोनों इस बात के गवाह हैं कि जब मौसम बदलता है तो जानवर भोजन, पानी और अनुकूल तापमान की तलाश में पलायन करते हैं। वो तो है। वे नक्शे पर इंसान की खींची गई लकीरों को या राष्ट्रीय उद्यान की बाड़ों को तो नहीं पहचानते ना। सही बात है। जानवर कोई वीजा पासपोर्ट लेके थोड़ी चलते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी की पूरी प्रजातियां अपने पुराने घरों को छोड़कर नए इलाकों की ओर बढ़ेंगी, तो क्या भविष्य में नक्शे पर खींची गई ये स्थिर सीमाएं और हमारे आज के ये कानून उन्हें बचा पाएंगे? या फिर भविष्य में पूरी प्रकृति के इस पलायन को यानी माइग्रेशन को संभालने के लिए हमें बिना सीमाओं वाली एक नई वैश्विक सोच और बिल्कुल नए कानूनों की आवश्यकता होगी? यार, ये तो एक ऐसा सवाल है जो हमारे मौजूदा संरक्षण मॉडल की बुनियादी सोच को ही पूरी तरह से चुनौती दे रहा है। हम सोच सकते हैं कि क्या इंसानों की आज की खींची गई ये लकीरें कल के बदलते मौसम और गर्म होती धरती में वन्य जीवों का साथ दे पाएंगी? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ये विचार वाकई ऐसा है जो चर्चा खत्म होने के बाद भी हमें बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। और इसी गहरे सवाल और चुनौती के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर आप सभी भी मंथन जरूर कीजिएगा।